नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की कल बैठक होगी और यह बैठक कल सुबह 11 बजे से होगी और एनडीए के सांसदों की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की यह बैठक होगी। बीजेपी के सभी सांसद आज शाम तक दिल्ली आ जाएंगे तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यानी सीएम और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज रात तक सभी सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और सांसद दल के नेता चुने जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो कल बीजेपी के सभी सांसद आएंगे और आज शाम तक ही दिल्ली पहुंच जाएंगे सभी सांसद। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। आज रात तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की बैठक होगी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और बीजेपी संसदीय दल की कल बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन सब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता स्वीकार किया। तो कल सुबह 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक में सांसद समेत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की बैठक होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से एनडीए के नेताओं के बाद अब बीजेपी के जितने सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है और इसके बाद बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले और क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं? एनडीए की जो एक प्रचंड जीत के बाद जो भाजपा है वो पूरे एक्टिव मोड में है और इसी का परिणाम है कि बीते कल जहां पहले एनडीए घटक दल की जो बैठक है उस बैठक हुई और उस बैठक में एनडीए घटक दल के तमाम जो अलग अलग जो घटक दल के जो नेता थे वो उस बैठक में उपस्थित हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो सर्वसम्मति के आधार पर संसदीय दल का नेता चुना। वहीं अब भाजपा आगे एक कदम बढ़ाते हुए अब संसदीय दल की बैठक जो है वो कल करने जा रही है, जिसमें बीजेपी शासित तमाम जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर इस संसदीय दल की बैठक में बुलाया गया है। साथ ही जो बताया जा रहा है कि यूपी के तमाम जो सीएम, माफी चाहूंगा, तमाम जो नए सांसद हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि कल ही 7 तारीख और कल ही जो संभावना जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी नई सरकार बनाने के जो प्रस्ताव है उसको भेज सकते हैं आगे और उसी के रिगार्डिंग उससे पहले एक संसदीय दल की जो बैठक है वो होने जा रही है, जिसमें किस तरीके से नई सरकार गठन करना है, क्योंकि अभी तक तो मंत्रालय का जो बंटवारा है उसको लेकर भी पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए ही कल की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अजीत, देखिए अब एनडीए के जो सबसे बड़े इस वक्त सहयोगी हैं, जिन्हें पूरा एक तरीके से कह लीजिए सर्किट माना जा रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे टीडीपी चंद्रबाबू नायडू हो। अब सवाल यह है कि उनकी निगोशिएशन के बाद, उनकी मांग के बाद, कैबिनेट मंत्रालय की डिमांड के बाद क्या अब भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सांसद या नेता ऐसे हैं जिनको मंत्री पद या मंत्रिभार संभालने का जिम्मेदारी दिया जा सकता है या ऐसे नामों का ऐलान हो सकता है इस बैठक में? लेकिन निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उन सांसदों के नाम ऐलान हो सकते हैं। हालांकि कल की बैठक में इस पर मोहर लगना लगभग असंभव है, लेकिन किस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा करना ये बहुत बड़ी जो भूमिका है
वो इस बैठक में हो सकती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एनडीए घटक दल की, तो एनडीए घटक दल में इस बार टीडीपी और बिहार की जेडीयू, ये दो पार्टी है, ये नई शक्ति बनकर के उभरी। और कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल में इन दोनों की जो भूमिका है वो काफी इस सरकार में महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो टीडीपी है उन्होंने वित्त मंत्रालय की मांग की है। और कहीं ना कहीं हालांकि सरकार अभी जो है देखने वाली बात होगी कि कौन सी जो मंत्रालय है वो टीडीपी हो या जेडीयू या फिर अन्य जो दल है उनको देती है। लेकिन उससे पहले कल की यही बैठक जो संभावना जताई जा रही है कि किस तरीके से इन मंत्रालयों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय अगर दिया जाता है तो अपने पार्टी के नेताओं को कैसे संतुष्ट करना है, उनको किस तरीके से खुश रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के संभावना जताई जा रही है कि कल की जो संसदीय दल की जो बैठक है वो हो सकती है। जी शिव। अजीत, देखिए, एनडीए का नेता तो प्रधानमंत्री मोदी को चुन लिया गया है और कल जो ये संसदीय बैठक होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासित के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबके सवार हैं, सांसद भी आ रहे हैं और यहाँ के भी नेता, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, संसदीय दल के जो बैठक है इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को चुन लिया है। उसके बाद क्या, उसके बाद का क्या प्रोसेस? देखिए, बिल्कुल उसके बाद का जैसा कि मैंने बताया कि जो कल यानी 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। और उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तमाम जो एनडीए घटक दल के साथ जो बताया जा रहा है कि उनके साथ मिल करके पहुंचेंगे और अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, कल सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद संभावित है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद उनके जो तमाम के मंत्रालय जो बांटे जाएंगे वो तमाम लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, उससे पहले ही जो भाजपा है वो अपने नेताओं के साथ मिलकर के बैठक कर रही है ताकि सबसे पहले अपने नेताओं को भी इसी तरीके से नाराज न किया जाए। और जो इस समय क्योंकि एनडीए घटक दल में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो पार्टियां हैं उनको भी साथ लेकर के सरकार आगे चलाई जा सके, ये काफी महत्वपूर्ण इस बार जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। अजीत, जो इनके महत्वपूर्ण घटक दल हैं, चाहे वो इस वक्त जो सबसे मजबूत है, एक तरीके से कह लीजिए कि अहम हो जाते हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी हो, उनके सर्वेसर्वा चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, सवाल और एक तरीके से कई खबरें भी आई सामने कि कई मंत्रालय ऐसे हैं, कई बड़े बड़े मंत्रालय जो निगोशिएट किया जा रहा है जिनकी तरफ से, और एक फ्रंट फुट पर खेल के निगोशिएट किया जा रहा है। क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी कि कौन सा मंत्रिमंडल किधर जा सकता है, किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या दी जा सकती है और क्या नहीं दिया जा सकता, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहेगी, इसको लेकर भी कल इस बैठक में चर्चा हो सकती है या आगामी समय में यह देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवम, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर न केवल दोहरी बल्कि तीसरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जहां एक और अपनी पार्टी के नेताओं को खुश रखना है, उन्हें नाराज नहीं करना है, तो वहीं दूसरी ओर जो घटक दल में इस बार जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जहां एक और टीडीपी का 16 सांसद है तो वहीं जेडीयू के पास 12 सांसद है, और ये 16 और 12 जो 28 सांसद इस बार एनडीए की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि इन दोनों की तरफ से ही, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग की गई है। अगर हम बात करें कि क्योंकि इस बार जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्रालय उनके हाथ में रहा, तो वही रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह के हाथ में रहा, और वित्त मंत्रालय जो निर्मला सीतारमण। अब ये 3 महत्वपूर्ण पद अगर सामने जो अन्य घटक दल को दिया जाता है, उसके बाद अमित शाह को कौन सा जिम्मेदारी देना है, राजनाथ सिंह को कौन सा नया पद देना है, या फिर इनको किस तरीके से खुश रखना है, किस तरीके से ताकि इनके नेता भी नाराज ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के कभी संभावना है कि कल की जो संसदीय दल की जो बैठक है उस पर चर्चा हो सकती है। और कहीं ना कहीं उन तमाम सांसदों के राय भी लिए जा सकता है कि क्या आगे करना चाहिए और किस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा करना चाहिए। जी शिवा। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम 5 बजे
दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा है और कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में जो बैठक होनी है उस बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके लिए दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि योगी के मंत्रियों के गढ़ में जो उन्हें शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को, 16 मंत्रियों के गढ़ में बुरी तरह हारी है भारतीय जनता पार्टी। मंत्रियों के गढ़ की बात कर रहा हूं, खुद की विधानसभा भी योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो बचा नहीं पाए हैं। तो बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सभी जीते हुए सांसदों को भी दिल्ली बुलाया। शुक्रवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वाराणसी से सांसद और निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से या सूत्रों का यह कहना है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा हो सकती, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर यूपी की सीटों पर मंथन कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली की संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के गढ़ में जो सेंधमारी हुई है उसको लेकर भी मंथन हो सकता है, बातचीत हो सकता है। आप इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कल दिल्ली में संसदीय दल की बैठक है और इस बैठक में मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत जितने भी सांसद नेता हैं सबके सब इस बैठक में शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को नेता भी चुना जाएगा। सवाल यह है कि क्या इस बैठक में सिर्फ नेता चुना जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी, या जो बीजेपी के मंत्रियों के गढ़ में विधानसभा क्षेत्र में जो सेंधमारी हुई है विपक्ष की तरफ से उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा? हाँ, देखिए शिवम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है उसकी वजह से चिंतन, मंथन और एक्शन का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने आज जो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ जो है वो समीक्षा की है। वहीं दिल्ली में चिंतन के बाद अब मंथन शुरू होने वाला है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ जो है जो भाजपा का हाईकमान है वो हार की समीक्षा करने के लिए एकदम तैयार है। मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में और हार की जो बड़ी वजह है उसको तलाशने की और भविष्य में उसके भरपाई करने की पूरी कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है। चर्चा इस बात की भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे 62 से 33 पर पहुंच गई। सहयोगी दलों की भी सीटें कम हो गई। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कैसे धराशायी हो गए। अनुप्रिया पटेल की 2 सीटें कैसे अकेले ही जीत पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 29 सांसद कम हो गए। कहने का शिवम जी संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश की वजह से जो मोदी की सत्ता की जो रास्ता था उत्तर प्रदेश का वो पथरीला हो गया, जिसकी वजह से देखिए दिल्ली में जो है पिछले 2 दिनों से टीडीपी जेडीयू का दौर शुरू है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनिल जी सवाल तो ये है कि बाकी जो सांसद नेता हार रहे हैं, चलिए मान लिया जाता है कई बार कि चलिए नए प्रत्याशी थे, जनता उनको एक्सेप्ट करने में देरी लगाई, एक्सेप्ट की नहीं की, ये एक सवाल हो सकता है।
लेकिन सवाल यह है कि जब स्मृति ईरानी जैसी मंत्री हार जाए, जब राजीव चंद्रशेखर है, जब मिस्टर चेनी जैसे लोग अपने विधानसभा गढ़ को अपने सुरक्षित ना बचा सके, तो सवाल यह हो जाता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक मात्र नेता नहीं है, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, ये मंत्री पद पर है, लेकिन अगर इनके ही जमीन के नीचे से इनकी सीट कोई खिसका दे तो सवाल तो आखिर खड़ा होगा इन्हें भारतीय जनता पार्टी पर कि कहां कमी रह गई जिसका आकलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और यही वजह है कि आज ये जो नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी का गठबंधन लेकर चलना पड़ रहा है, शायद ये दिन आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखने पड़ते। तो आपके हिसाब से क्या वजह रही है कि ये जो मंत्री बड़े बड़े हैं इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उत्तर प्रदेश में? देखिए स्वयं जो उत्तर प्रदेश में हारे अन्य मंत्रियों की संख्या वो करीब 7-8 है। ये केंद्रीय मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे हार गए हैं चंदौली, इसी तरह से अजय मिश्रा टेनी हार गए हैं गृह राज्य मंत्री, कौशल किशोर हार गए हैं मोहनलालगंज सीट पे। तो इस पर मंथन चल रहा है और इसके कई फैक्टर हैं। तो एक फैक्टर उसमें यह है कि प्रदेश सरकार की नीतियां, बेरोजगारी, महंगाई, जनता का जनाक्रोश और जातीय गोलबंदी और जो विपक्ष ने संविधान बचाओ का नारा दिया उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, इसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। और मंथन में जो तमाम कमियां निकल के आई हैं, जो हार के फैक्टर हैं, उस पर समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो डिप्टी सीएम है और साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ जो है भाजपा हाईकमान जो है दिल्ली में इस पर निर्णय लेगा और भविष्य में कोई और बड़ी हार ना हो इसको लेकर के रणनीति तय करेगा। अनिल जी, एक सवाल ये भी है कि अब ये जो मंत्री हारे हैं, ये तो चुनाव हार चुके हैं, सवाल यह है कि अब इस बैठक के बाद या आगे चल करके क्या इन्हें मंत्री पद जो है वो दिया जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो 2019 में भले स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन 2014 में उसी अमेठी सीट से स्मृति ईरानी हारी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, एक तरीके से कह लीजिए मंत्री पद का पदभार दिया गया था। क्या वो इस बार भी होता हुआ दिखेगा या बल्कि नेताओं को उपचुनाव में जाकर के खाली सीटों पर उपचुनाव जीत करके ये फिर से आएंगे या इन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा? इसको लेकर आपका आकलन और आपका गणित क्या कहता है? देखिए शिवम जी, जो बार बार ये कहा जाता रहा कि अमेठी से गांधी परिवार ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, आखिर क्या रणनीति थी गांधी परिवार की? तो वो जो रणनीति थी, अब वो सवाल आपने किया है कि आखिर क्या स्मृति ईरानी अब फिर मंत्री बनाई जाएंगी? क्योंकि 2014 में हारने के बाद भी उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी, लेकिन उस समय वो राहुल गांधी से हारी थी। तो कहीं न कहीं गांधी परिवार को ये लग रहा था कि अगर प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ती हैं या राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और स्मृति ईरानी हारती हैं, तब भी वो कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाएगी। लेकिन अगर किशोरी लाल शर्मा से हारती हैं तो उनके लिए जगह बना पाना बड़ा मुश्किल होगा और चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हार की वजह कोई बड़ी नहीं है। अब वो विजन नहीं है कि राहुल गांधी को हराना है, क्योंकि वो काम पूरा हो चुका है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, इनाम स्वरूप फिर उन्हें दोबारा जो मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। फिलहाल इस बार वो अपनी जगह बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है बहुमत में नहीं है और टीडीपी जेडीयू समेत तमाम क्षेत्रीय दलों का दबाव है, उसको देखते हुए ये पक्का नहीं है कि स्मृति ईरानी को एक बार फिर मंत्री बनाया जा सकता है। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल दिल्ली में संसदीय दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के, और जितने भी संसद दल के नेता हैं उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी अब शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीटेक पास अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि हमने फॉर्म भरा, हमने पेपर दिया, हमारा रिजल्ट आया और हम पास भी हो गए, लेकिन नियुक्ति के समय हमें क्यों निकालने की बात की जा रही है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चुनाव परिणाम आते ही अभ्यर्थी उनका प्रदर्शन शुरू हो गया।
यही है कि जैसा भर्ती बोर्ड का स्टैंड था 2021 में, जो भर्ती बोर्ड का स्टैंड था, 2022 में वैकेंसी आई, भर्ती बोर्ड ने 2021 में स्टैंड लिया था कि बीटेक अहर होगा। और ये नियमावली विज्ञापन बनाना भर्ती बोर्ड का काम है, ये सरकार का शासन का काम है। अगर आपने हमको एलिजिबल किया था 2021 में, तो आज आप 2024 में एक मीटिंग के जरिए हमको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? आप आरटीआई में आपने बोला, आपने IGRS में बोला, आपने ऑफिशियल आके बोला, वर्तमान डीजी ने बोला, सब कुछ अगर हुआ है हमारे पक्ष में, तो आज कैसे भर्ती बोर्ड के एक मीटिंग के सामने आप कैसे हमको बाहर कर दी? मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये बात बोली गई थी कि बीटेक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस पूरी हायरार्की में बीटेक कहीं नहीं है। क्या उच्च योग्यता धारण करना, क्या बीटेक धारण करना, क्या PhD करना, क्या बीटेक करना, क्या हायर डिग्री लेना भी साफ है? अगर है तो अपनी डिग्री यहाँ दान दे के जाएंगे आज भर्ती बोर्ड को कि आगे से हम पढ़ाई लिखाई बुलाए। ये रोड पे ना भर्ती बोर्ड है ना, यहाँ रोड पे बच्चों को खड़ा होने का कोई अधिकार है? यहाँ ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है, हमको वहाँ की। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको लेकर इनका जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या इनसे किसी अधिकारी या किसी नेता से बातचीत की गई है? इनका प्रदर्शन कब चल रहा है, उनकी मांग क्या है? जी बिल्कुल शिवम, चुनाव खत्म होने के बाद अब जो है पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों ने हमला किया और उनकी मांग थी कि उन्हें पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल किया जाए। और इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ और अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव के पहले आश्वासन मिला था कि उन्हें शामिल कर दिया जाएगा पुलिस हेड ऑपरेटर में, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों की वजह से हटाया गया, जिसको लेकर आज एक बार फिर से पुलिस भर्ती अभ्यर्थी जो थे वह प्रदर्शन करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश किया, मामला शांत कराया और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। जी लेकिन आसिफ, अभ्यर्थियों का जो वो मांग है वो तो जायज है, क्योंकि जिस तरीके से इनको पहले आश्वासन दिया जाता है, फिर बकायदा ये फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति के समय में जब इनको बाहर निकालने की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन होना तो एक तरीके से जाहिर भी है। बिल्कुल शिवम, जिस तरह से चयन हुआ था अभ्यर्थियों का और उसके बाद जो है या चुनाव के पहले भी इनका प्रदर्शन पुलिस मुख्यालय के सामने हुआ था, जहां पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया था। और इस बीच 2024 का इलेक्शन आ गया था, आचार संहिता लागू कर दी गई थी और आश्वासन के चलते अभ्यर्थी शांत हो गए थे, वो अपने घरों को चले गए थे। लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट के बाद एक बार फिर से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए है और अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका चयन हो गया था, बावजूद इसके उन्हें निकाला जा रहा है, तो कहीं न कहीं यह गंभीर विषय है। और अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अगर उन्हें उनकी नियुक्ति नहीं की गई तो वह आने वाले दिनों में और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनको जो आश्वासन दिया गया था, हालांकि लोकसभा 2024 के इलेक्शन में विपक्ष ने मुद्दा भी पेपर लीक समेत कई भर्तियों को लेकर मुद्दा भी बनाया था। तो ऐसे में अब जो है एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन क्या रंग लाता है, क्या वाकई में इनकी मांगों को सुना जाएगा और इनको जो है नियुक्ति दी जाएगी, इनका चयन वापस लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि उसे निकाल दिया जा रहा है, तो अब कहीं न कहीं अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है या माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। जी ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गोंडा से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करणभूषण की कैसरगंज लोकसभा सीट से जीत के बाद लगातार अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर समर्थन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को माला पहना करके बधाई दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे की जीत को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं देवीपाटन मंडल की जनता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देवीपाटन मंडल राम जन्मभूमि आंदोलन से सदैव जुड़ा रहा है। इस समय भी देवीपाटन मंडल की जनता ने 4 में 3 सीट बीजेपी को देकर यह साबित कर दिया
कि राम के भक्त हैं, अयोध्या से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और कोई विकल्प ही नहीं। देवी पाटन मंडल राम जन्मभूमि आंदोलन से सदैव जुड़ा रहा और इस समय भी देवी पाटन मंडल की जनता ने 4 में से 3 सीट दे करके ये साबित कर दिया कि ये राम के भक्त हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या से पुराना नाता है और भारतीय जनता पार्टी के झोली में से 4 में 3। इसलिए देवी पाटन मंडल की जनता को बधाई है, कैसरगंज की जनता को बधाई है और 6 बार मैं स्वयं, 1 बार मेरी पत्नी, बेटा विधायक, फिर बेटा सांसद, ये सब पूरे देवी पाटन मंडल की जनता का आशीर्वाद का परिणाम है। तो कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश रीवागढ़ निवासी 18 साल की कोचिंग छात्रा ने नीट की परीक्षा में कम नंबर आने पर डिप्रेशन में आकर बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय छात्रा की मां अपने कमरे में सो रही थी। छात्रा की मौत से बिल्डिंग में रहने वाले लोग सकते में आ गए। फिलहाल छात्रा के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चुरी में रखवा दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र के बलरामपुर में चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोरों की वारदात को चोर ने अंजाम दिया। चोर बिजली की लाइन काटकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर वहां से रफी चक्कर हो गए। वारदात को लेकर पुलिस के विरोध में ग्रामीण का प्रदर्शन देखा गया और साथ ही पुलिस पर घटना पर पर्दा डालने का आरोप भी लगा है। तो बिजली की लाइन काटकर घर में चोर घुसते हैं और इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और जिसके बाद ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है पुलिस पर कि पुलिस इस पूरे मामले पर पर्दा डालने पर लगी हुई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।